Basic accounting principles. This is important for EPFO exam as it is a part of syllabus. So there are 10 to 11 accounting principles जिसको हम basically मतलब समझ लेंगे तो it would be sufficient for us to answer the MCQ. First one is business entity principle. So business entity concept is basically something which states that business is treated as separate from its owner. Personal transaction of the owner are kept distinct from business transaction. जैसे जो बिज़नेस ओनर होता है, मतलब आपने ये सुना होगा कि कंपनी इज़ अ लीगल एंटिटी ऑन इट्स ओन सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर. तो इसका मतलब ये होता है कि एक कंपनी और उसका ओनर दोनों अलग अलग है. अगर कोई केस कंपनी पे फाइल करनी है तो वो केस ओनर पे फाइल नहीं हुआ, वो कंपनी पे सिर्फ फाइल होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर 3 पार्टनर है, किसी कंपनी की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि सिर्फ ये कंपनीज़ के केस में होता है. इट्स नॉट अबाउट पार्टनरशिप. पार्टनरशिप में फर्म एंड पार्टनर्स आर नॉट सेपरेट, बट इन कंपनी द ओनर एंड द कंपनी इज़ सेपरेट. जैसे आप कभी ये सुने होंगे कि शेयर्स खरीद के मतलब ओनर का ओनरशिप ख़त्म हो जाता है, शेयर्स बेच के फिर वो खुद ही की कंपनी से बाहर हो जाता है. तो अगर ओनर और कंपनी सेम होती तो खुद की कंपनी से बाहर नहीं किया जा सकता था. दिस इज़ अ सिंपल थिंग. इसीलिए कहते हैं कि द बिजनेस एंटिटी एंड द पर्सन आर सेपरेट. आई थिंक इतने से तो इट इज़ क्लियर. मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल होता है ओनली दोज ट्रांजैक्शन दैट कैन बी मेजर्ड इन मनी आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स. दिस इज़ वेरी सिंपल. जैसे अगर हमारे पास कोई ह्यूमन रिसोर्स है, एम्प्लॉयज़ के लिए कस्टमर सेटिस्फैक्शन है, ऑल्दो इट इज़ एन एसेट टू द कंपनी, बट हम इसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं. तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बोलता है कि ओनली दोज ट्रांजैक्शन जिसको हम मेजर कर सकते हैं मनी के टर्म्स में, उसी को हम अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे. मतलब प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन के लिए हम ये एम्प्लॉय स्किल, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इसको यूज़ भी नहीं कर सकते. प्रॉफिट एंड लॉस हमारी कंपनी का किससे आएगा? जो चीज़ ट्रांजैक्शन हुआ मनी के फॉर्म में, बस. गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल. तो गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल ये अज्यूम करता है कि कंपनी हमेशा चलती रहेगी, मतलब बिजनेस विल कंटिन्यू टू ऑपरेट इनडेफिनेटली. मतलब वो कभी ये नहीं सोचता है कि कंपनी बंद हो जाएगी. एसेट आर रिकॉर्डेड एट कॉस्ट. मतलब जिस प्राइस पे ख़रीदते हैं उसी प्राइस पे उसको रिकॉर्ड करते हैं. मतलब लिक्विडेशन वैल्यू पे उसको रिकॉर्ड नहीं करते कि मतलब कितने में बिकेगा, अभी उस वैल्यू पे हम कभी उसको रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बिज़नेस हमेशा चलता रहेगा, कभी बंद नहीं होगा. दिस इज़ जस्ट अ अजम्पशन. ओके. अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल. अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल इज़ बेसिकली कि हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को कब बनाएंगे. जैसे कहीं पे होता है 6 महीने में, कहीं पे होता है हर मंथ बना रहे, कहीं पे होता है एनुअली. जैसे मोस्टली अगर कोई ऑडिट से है तो उसको पता होगा कि वी हैव क्वार्टरली ऑडिट, देन वी हैव हाफ ईयरली ऑडिट एंड देन वी हैव एनुअल ऑडिट. तो वो क्या हो, मतलब वो अकाउंट्स जो सारे रिकॉर्डिंग्स हो रहे हैं ना, मतलब हम जैसे मान लो इंडिया में या फिर कहीं पे भी ये फाइनेंशियल ईयर होता है ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च, दैट इज़ अकाउंटिंग पीरियड. तो अकाउंटिंग पीरियड यही कहता है कि बिज़नेस का जो लाइफ है उसको हम फिक्स पीरियड्स में डिवाइड कर देते हैं, ताकि हमको रिपोर्ट करने में, मतलब उसका जो ट्रांजैक्शंस है उसको एंटर करके रिपोर्ट करने में ईजी हो जाए. ये हमें कंपेयर करने में हेल्प करता है परफॉर्मेंस ओवर टाइम. जैसे अगर हम क्वार्टरली रिपोर्ट्स बनाएंगे तो हम कंपेयर कर पाएंगे कि सेल्स वैल्यू या रेवेन्यू कंपनी की या प्रॉफिट एंड लॉस कैसे है. कॉस्ट प्रिंसिपल इज़ व्हाट? एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट ओरिजिनल परचेज कॉस्ट, नॉट एट मार्केट वैल्यू. इंश्योर्स ऑब्जेक्टिविटी एंड कंसिस्टेंसी. मतलब देखो, हमने मशीन को किसी प्राइस पे खरीदा, इमेजिन करो 5,000 में ख़रीदा, 10 साल पहले ख़रीदा होगा, तो वो जो बुक्स में रिकॉर्डेड है ना, उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, वो ठीक है, बट कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्डेड होता है. इसका मतलब ये नहीं कि अभी बहुत सारा फैक्टर्स आया, चेंजेस हुआ, उसी मशीन का प्राइस अभी 10,000 है, इट डज़ंट मीन कि हम उसको मार्केट प्राइस पे रिकॉर्ड कर लेंगे. अब आज की डेट पे हमने जिस प्राइस पे ख़रीदा था हम उसी प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं. दिस इज़ द कॉस्ट प्रिंसिपल. डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल. एवरी ट्रांजैक्शन इज डू एस्पेक्ट, डेबिट एंड क्रेडिट, बेसिस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. मतलब जब हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन को तो हम डबल एंट्री सिस्टम. जैसे मान लो अगर हम मशीन ख़रीदते हैं तो इसका 2 एस्पेक्ट है. मशीन आता है और पैसा गया, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, दैट इज़ मशीनरी, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में. क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, दिस इज़ वन अकाउंटिंग प्रिंसिपल. मतलब गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में होता है ये. तो ये डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब जो मशीनरी आया, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, पैसे बाहर गए. इसका 2 एस्पेक्ट है मशीनरी ख़रीदने का, दैट इज़ डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल.
अब है रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज व्हेन इट इज़ अर्न, नॉट नेसेसरली व्हेन कैश इज़ रिसीव्ड। देखो मतलब कि अगर हमने सेल किया है, भले ही क्रेडिट पे किया है, लेकिन हम उसको रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि फ्यूचर में हमें उसका पैसा मिलने वाला है, तो पैसा तो आएगा। तो इट डजन मीन कि जिस दिन पैसा आएगा हम उस दिन रिकॉर्ड करेंगे, जिस दिन हमने सेल किया उस दिन हम रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि वो इस अकाउंटिंग पीरियड का सेल हुआ। इसीलिए मतलब रेवेन्यू जब अर्न कर लेते हैं हम तभी को मानते हैं, पैसे आने नहीं आने से मतलब यहाँ पे नहीं होता। अगर हम ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट नहीं करते तो हमारे पास कभी बैड डेट्स होता ही नहीं, क्योंकि हम सिर्फ कैश बेसिस पे करते, आज पैसा आया नहीं आया वैसे रिकॉर्डिंग करते। मैचिंग प्रिंसिपल, एक्सपेंसेस शुड बी मैच विद रेवेन्यू, दे हेल्प जनरेट इन द सेम पीरियड बेसिस ऑफ अक्रूवल अकाउंटिंग। जिससे इसका मतलब ये होता है कि अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, इमेजिन करो एक मशीन है जिसकी लाइफ 10 साल है, तो हम उस मशीन के लाइफ को, मशीन की जो कॉस्ट है मतलब उस पर जो हमने कॉस्ट लगाया, तो उसको हम 10 साल में डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि उसने एक साल में जो गुड्स बनाया हमारे लिए तो वो उस साल की रेवेन्यू हुई, और वो एक साल का उसका जो कॉस्ट हुआ मतलब हमने 10 में जो डिवाइड किया था तो एक पार्ट जो उसका है तो इस साल का एक्सपेंस हुआ। दिस इज़ द मैचिंग प्रिंसिपल कि हम रेवेन्यू से कॉस्ट को मैच कर रहे हैं कि इस साल जितना प्रोडक्शन उससे हुआ उसकी लाइफ 10 साल है, तो फर्स्ट ईयर में जितना प्रोडक्शन किया फर्स्ट ईयर का उतना कॉस्ट। यही होता है मैचिंग प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल इज all material information must be disclosed in financial statement, help stakeholder make informed decision। मतलब इसका मतलब ये होता है जैसे शेयर होल्डर्स है या फिर कंज्यूमर्स है, सिविल सोसाइटीज़ है, ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं। तो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सारी इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज़ करना है ताकि जो स्टेक होल्डर्स है वो सही डिसीजन ले पाए, इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए, शेयर्स खरीदना है नहीं खरीदना है, शेयर होल्डर्स अच्छे से इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल इज समथिंग कि आपने जब एक अकाउंटिंग मेथड अडॉप्ट कर लिया तो वो कंसिस्टेंट रहना है और उसी को ईयर ऑन ईयर फॉलो करना है। इससे क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर कर सकते हैं। इसका भी एग्जांपल मशीनरी से लेते हैं। जैसे मान लो एक मशीनरी है जिसकी प्राइस 10,000 है, उसका लाइफ एस्टिमेटेड हमने सोचा कि 10 साल तक ये मशीन चलेगी, तो हम हर साल उसको 10 से डिवाइड किया, इट इज़ 1,000, तो हम हर साल उसको 1,000 से डिप्रिशिएट करें क्योंकि उसकी वैल्यू हर साल 1,000 से घट रही है। तो ये था स्ट्रेट लाइन मेथड, मतलब हमने एक तरीका कि हम हर साल 10,000 से घटा रहे हैं। एक होता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो फर्स्ट ईयर में 10,000 है, ये डिप्रिसिएशन चैप्टर में डिटेल में करेंगे बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि दो मेथड है, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन मेथड, एक है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो अगर हमने कोई एक मेथड चूज़ कर लिया, फॉर एग्जांपल हमने ये रिटन डाउन वैल्यू मेथड अगर हमने चूज़ कर लिया तो हमें हर साल वही अप्लाई करना है। अगर हमने स्ट्रेट लाइन मेथड चूज़ कर लिया तो हमें हर साल वही अप्लाई करना है ताकि हम कंपेयर कर पाए अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, हमारा स्टेटमेंट्स कंसिस्टेंट रहे। कंजर्वेटिज्म, दैट इज प्रूडेंस प्रिंसिपल, रिकॉर्ड अनएक्सपेक्टेड लॉसेज इमीडिएटली बट रिकॉर्ड expected gains only when realized, anticipates no profit but provide for all loss। देखो कंजर्वेटिविज्म प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि अगर हमें लग रहा है कि कहीं से हमें लॉस होने वाला है तो हमें इसको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, लेकिन हमें लगता है कहीं से गेन होगा तो जब तक वो गेन ना हो जाए तब तक हमें रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, दिस इंश्योर्स कि हमारे पास लॉसेस को कवर करने के लिए हमेशा रिजर्व्स हो और हम ये ट्रैप में ना फंस जाए बैड डेट्स के और लिक्विडेट ना करना पड़े कंपनी को। देखो जैसे अगर हमें लग रहा है कि हमने क्रेडिट पे 10,000 रुपीज़ का गुड्स बेचा, उसमें से हमें लग रहा है कि 8,000 तो मिल जाएंगे, 2,000 नहीं मिल पाएंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो हमारा एंटिसिपेटेड लॉस है, तो हमें इसे रिकॉर्ड कर लेना है एज बैड डेट। जब अगर वो गलती से आ गया तो हम बैड डेट को हटा देंगे अपनी बुक से। लेकिन अगर इमेजिन करो कोई प्रॉफिट होने वाला है, जैसे हमने 10,000 का गुड्स बनाया, हमें लगता है कि हम इसे 15,000 में बेच देंगे, तो जब तक हम 15,000 में उसको बेच नहीं देते तब तक हमको उसको रिकॉर्ड नहीं करना है क्योंकि हम श्योर नहीं है, दिस इज़ एंटिसिपेटेड प्रॉफिट। उसको तब रिकॉर्ड करना है जब सेल हो जाए। देन देयर इज़ मटीरियलिटी प्रिंसिपल। इसका मतलब होता है ओनली सिग्निफिकेंट आइटम्स दैट अफेक्ट डिसीजन मेकिंग नीड्स टू बी रिकॉर्डेड एंड डिस्क्लोज, स्मॉल इमटेरियल आइटम कैन बी ट्रीटेड फ्लेक्सिबली।
मतलब हमें ये समझना है कि कौन सा ऐसा ट्रांजैक्शन है जो कि मटीरियली इम्पॉर्टेंट है कंपनी के लिए। जैसे अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी है जिसकी वैल्यूएशन, आई मीन, चलो हम छोटा एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि बड़ा एग्जांपल फिर कैलकुलेशन मतलब मैनुअली करना वुड बी डिफ़िकल्ट। एक कंपनी है जिसकी वैल्यू 1000 रुपीज़ है, ठीक है, उसके लिए 100 रुपीज़ का ट्रांजैक्शन भी मटीरियल होगा, क्योंकि इट इज़ ऑलमोस्ट वॉट, इट फॉर्म्स अ सिग्निफिकेंट पार्ट। 1000 रुपीज़ है तो 1000 रुपीज़ का 100 रुपीज़ कितना हो जाएगा, आई मीन परसेंटेज। इट इज़ ऑलमोस्ट, आई मीन ऑलमोस्ट 10% होगा, तो फिर दिस इज़ समथिंग मटीरियल। लेकिन वही अगर किसी कंपनी की वैल्यूएशन 10,000 रुपीज़ है और वहाँ पे कोई 100 रुपीज़ का ट्रांजैक्शन होता है, तो इट वुड जस्ट फॉर्म 1% ऑफ इट्स वैल्यू। तो मतलब वो उसके लिए मटीरियल नहीं हुआ। तो हमें ये डिसाइड करना है कि कंपनी के साइज़ के हिसाब से कि कौन सा ट्रांजैक्शन उसके लिए मटीरियल है, कौन सा नहीं है, और उसके बाद हमको उसको डिस्क्लोज या रिकॉर्ड करना है। मतलब अगर ऐसा कोई पेटी ट्रांजैक्शन छूट भी जाता है, इट वोंट अफेक्ट द कंपनी इन लॉन्ग रन। बस यही था। दीज वेर दी 12 प्रिंसिपल्स एंड आई होप आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन यू क्लियरली। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर EPF एग्ज़ाम। और आप इस पर MCQ प्रैक्टिस कर सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। We would be doing more chapters in our next video. Thank you. Have a nice day. Bye bye.